हेलो स्टूडेंट्स, तमांको डेजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रेशों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। इस प्रकार से रेशे दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशे वे रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, ऊन, रेशम, जूट। कपास हमें पेड़ से प्राप्त होता है, ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है, और इसी प्रकार से रेशम जो है वो हमें रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। दूसरा प्रकार होता है संश्लेषित रेशे। ऐसे रेशे जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाए जाते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, टेरिकॉट। कृत्रिम या संश्लेषित रेशे वास्तव में छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार छोटी इकाइयों को एकल कहा जाता है और ये मिलकर बड़ी इकाइयों का निर्माण कर लेती हैं। उन्हें बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली और मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ अथवा भाग और इकाई है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। आप ये माला देख रहे हैं बच्चों, इस माला में एक एक मोती को बनाकर पूरी माला बनाई गई है, जिन्हें अगर मोती को देखें तो उसे हम कहेंगे मोनोमर, और अगर हम पूरी माला को देखते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर। हमारे रेशे बिल्कुल इसी तरीके से बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाली रेशे बनाने में सफलता पाई। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया। इस प्रकार का रेशा काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। इसे रेशम के समान ही बुना जा सकता है और यह सस्ता होता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। नायलॉन यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है, अतः कपड़ों के निर्माण हेतु यह बहुत प्रचलित हुआ। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का प्रयोग में लाते हैं, जैसे रस्सी, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट, थैला, पर्दा आदि। नायलॉन रेशा इतना प्रबल है कि इससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी के निर्माण में उपयोग किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है, इसलिए पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। PET पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से अनेक कपड़े बेचे जाते हैं। ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। टेरिकॉट टेरिलिन और कपास का मिश्रण है। पॉलिएस्टर पॉली धन एस्टर वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक बाज़ारों में अधिकांश गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, शॉल, कंबल आदि प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के समान दिखाई देते हैं।
इस तरह की वस्तुएं एक विशेष प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं। संश्लेषित रेशे शीघ्र सूखते हैं। इस तरह के रेशे अधिक टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। संश्लेषित रेशे सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाले रेशे हैं। प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइज़ों में उपलब्ध रहती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध क्रॉसबद्ध होती है। पॉलीथीन, पॉलीधन एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियों बनाने के काम में आता है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है और सफलतापूर्वक मुड़ जाती है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी इत्यादि। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे प्लास्टिक जिन्हें एक बार गर्म करने पर जो आकार दे दिया जाता है पुनः ऊष्मा देकर भी उसको बदला नहीं जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है, जैसे कि बेकेलाइट और मेलामाइट। प्लास्टिक के उपयोग। खाद्य सामग्रियों के संचयन हेतु प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक होते हैं। हल्की होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। दैनिक आवश्यकताओं की अनेक वस्तुएं जैसे चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती हैं। प्लास्टिक पदार्थों के गुण। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में आपने अपने माता पिता और दादा दादी से बात करी होगी। ये जो प्लास्टिक होती है वो बहुत ही हल्की, प्रबल तथा चिरस्थायी होती है, अर्थात लंबे समय तक चलती है। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे भी इसके बने होते हैं। प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरण होती है, अर्थात जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। प्लास्टिक इसलिए लंबे समय तक विघटित नहीं होती है। प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, अर्थात जीवाणु एवं कवकों के द्वारा ऐसे पदार्थ सरल पदार्थों में अपघटित नहीं होते हैं। इस प्रकार प्लास्टिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जो पर्यावरण हितैषी नहीं है। अतः प्लास्टिक प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। प्लास्टिक को जलाने पर यह विषैली गैस उत्सर्जित करते हैं। इस तरह प्लास्टिक का निस्तारण एक विकट समस्या है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें जूट या सूती कपड़े के बने थैलों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जूट या सूती कपड़ा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। बच्चों, हमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अनिम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में भी जानना चाहिए। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, कागज और खाद्य पदार्थ आदि। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं हो सकते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन आदि। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए, जिससे हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें। इसी के लिए अंतर्गत
हमें 5R सिद्धांत का पालन करना चाहिए, अर्थात प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, यानी कि रिड्यूस। दूसरा है प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना चाहिए, यानी कि रीयूज़ करना चाहिए। तीसरा है पुनः चक्रित करें, रिसाइकल। चौथा पुनः प्राप्त करें, रिकवर। और पांचवा है उपयोग ना करें, रिफ्यूज़। हमें कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। अभ्यास। कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? उत्तर, कुछ रेशे मानव निर्मित होते हैं जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए इस तरह के रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक आदि। प्रश्न 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयॉन संश्लेषित रेशों से भिन्न कैसे है? का, इसका रूप रेशम समान होता है। खा, इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। गा, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। उत्तर, खा, इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न 3, उचित शब्दों का द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, संश्लेषित रेशे खालिस्तान अथवा खालिस्तान रेशे भी कहलाते हैं। कृत्रिम रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। ख, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो पेट्रो रसायन कहलाता है। ग, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्रश्न क्रमांक 4, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हूँ। उत्तर, पैराशूट, तंबू, रस्सी। प्रश्न 5, खाद्य पदार्थों का संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। उत्तर, खाद्य पदार्थ संचयन हेतु प्लास्टिक पदार्थों के लाभ। नंबर 1, यह भोजन, पानी और वायु से क्रिया नहीं करते। नंबर 2, यह मजबूत और हल्के होते हैं। नंबर 3, यह विभिन्न आकार, रूप और रंग में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है, यह ऊष्मा का सुचालक है। इसका उपयोग कंघियाँ, खिलौने और विभिन्न प्रकार के पात्रों को बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता। यह ऊष्मा का कुचालक है। इसका प्रयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, रसोई के बर्तन, फर्श, टाइलें इत्यादि बनाने में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। क, डेगची के हत्थे, विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड। उत्तर, डेगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, जिससे ये गर्म नहीं होते। ख, विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत कुचालक है और चिरस्थायी होता है तथा करंट भी नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, में वर्गित कीजिए। उत्तर रहेगा, पुनः चक्रित किए जा सकते हैं खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण। पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच। प्रश्न क्रमांक 9, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है। उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। उत्तर, राणा को सूती कमीजें खरीदनी चाहिए क्योंकि सूती कमीजें छिद्रयुक्त होती हैं। दूसरा, सूती कमीजें पसीना सोख कर शरीर को सुखा रखती हैं।
जबकि संश्लेषित कमीजें ना तो पसीना सोखती हैं और ना ही छिद्रयुक्त होती हैं। इसलिए संश्लेषित कपड़ों को गर्मियों में पहनने पर गर्मी ज़्यादा लगती है। प्रश्न 10, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। उत्तर, प्लास्टिक असंक्षारक है। यह हवा, पानी आदि से क्रिया नहीं करता, अर्थात संक्षारक नहीं है। उदाहरण के लिए नंबर 1, विभिन्न रसायन प्लास्टिक बोतलों में संचयित किए जाते हैं। नंबर 2, पानी प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाता है। नंबर 3, अचार और खाद्य पदार्थ प्लास्टिक पात्रों में भंडारित किए जाते हैं। आप सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से याद करिएगा। थैंक यू।